बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बड़ा जलील उल कद्र शहंशाह था। बहुत बड़ी मुमलिकत थी। मुमलिकत की सरहदें चारों जानिब मीलों तक फैली हुई थीं। आलीशान फौज थी, सैकड़ों हाथी, घोड़े और लाखों फौजी। बादशाह के 3 बेटे थे। तीनों बहादुर, अक्लमंद और खूबसूरत थे। बादशाह बड़े बेटे को वली अहद मुकर्रर कर चुके थे। फिलहाल वह फौज का सिपाह सालार था। दूसरा बेटा गवर्नर था, लेकिन छोटे बेटे को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। बाप का दुलारा, माँ की आंखों का तारा, भाइयों का लाडला, शहजादा खावर अभी तक सबसे लाडो प्यार का हकदार बना बैठा था। इतने लाड प्यार ने जिद्दी और खुदसर बना दिया था। जिस चीज की जिद करने बैठ जाता, उसे पूरा करवा के ही दम लेता। जो भी चीज समझ आती, उसे हर हाल में हासिल कर लेता। यूं तो शहजादे के लिए यह बड़ी मामूली सी बात है। जहां इस कदर और सबसे बढ़कर लाड प्यार नाज नखरे उठाने के लिए ना सिर्फ पूरा खानदान बल्कि पूरी मुमलिकत तैयार हो, तो जिद्द और खुदसरी तो खुद ब खुद हो ही जाती है। वैसे शहजादे खाबर में कोई कमी न थी। खूबसूरती में, यकता वजाहत में, लासानी जहानत में, सबसे बढ़कर इल्म हुनर में माहिर, बहादुरी में शेर बुलंद हिम्मत, दिलेर गरज शहजादा में दास्तान गो जितनी खूबियां गिनाते हैं, वह सब शहजादे खाबर में मौजूद थीं। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। भावजे नाज नखरे भी उठाती और साथ साथ तंजियां ताने देने से भी बाज ना आती कि देखते हैं तुम कौन हूर परी बहा कर लाते हो। तुम्हारी दुल्हन तो अर्श से उतर कर आएगी। तुम्हारी नजरों में ना कोई शहजादी जचती है और ना किसी का काम तुम्हें पसंद आता है। बादशाह और मलका को महल में जश्न बर्पा करने का बड़ा शौक था। महल में हर वक्त किसी न किसी जश्न की तैयारी चल रही होती। कभी बाहर का जश्न है तो कभी सावन का मेला लगा है, कभी मौसम की आमद मनाई जा रही है तो कभी त्योहारों का जोर है। महल में हर मजहब और मिल्लत के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। महल में हर दिन ईद और हर रात जश्न की रात हुआ करती थी। उस रोज महल में जश्न की तैयारी थी। मलका आलिया ने इंतजाम की कुल जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं पर डाल दी थी। एक के सुपुर्द महल की सजावट थी तो दूसरे के जिम्मे खाने पकवान का इंतजाम था। दोनों दुल्हन अपनी अपनी साथियों और कनीजों के साथ जी जान से लगी हुई थीं, क्योंकि बादशाह सलामत ने ऐलान किया था कि जिस दुल्हन का इंतजाम ज्यादा अच्छा होगा, उसे सच्चे मोतियों का वह हार दिया जाएगा, जो चीन के बादशाह ने तोहफा भेजा था और जिसका हर मोती फाख्ता के अंडे के बराबर था। इसलिए दोनों बहू अपनी पूरी मेहनत पर जोश के साथ जुटी हुई थीं। जश्न का वक्त हुआ। दरबार खास में बादशाह और मलका की तशरीफ आवरी हुई। बड़ी दुल्हन ने जिस तरह सजावट की थी, दिल खोलकर बड़ी दुल्हन की तारीफें की और यकीन दिलाया कि मोतियों का अनमोल हार उसी के हिस्से में आएगा। जब दस्तरखान बिछाया गया तो बादशाह बेसाख्ता मजबूर हो गए कि अब किसी को हार दिया जाए, क्योंकि एक एक डिश ऐसी लजीज थी कि बादशाह के पास तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनाम के हकदार तो मंझली दुल्हन है। लेकिन मल्लिका को बड़ी दुल्हन की सजावट बहुत पसंद आई थी। अब इस बात को लेकर मल्लिका और बादशाह के बीच बहस छिड़ गई। जब बादशाह और मलका में बहस छिड़ गई और कोई हल नजर नहीं आया, तो छोटे शहजादे को बुलाया गया कि वह जो भी फैसला करेगा बादशाह और मलका को मंजूर होगा। शहजादा खाबर के सामने जब मुकदमा पेश हुआ तो उसने पहले सजावट का मुआयना किया, फिर दस्तरखान की हर डिश छकी और हर चीज में ऐब निकाल दिए। सजावट की तारीफ की तो यह भी जता दिया कि यहां अगर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह खाने में तारीफ के साथ तनकीद भी कर दी कि इसमें मीठा जरा सा कम होता तो बात ही कुछ और होती। बादशाह और मलका को शहजादे की बात में वजन नजर आया। उन्होंने फैसला किया कि वह नायाब मोतियों का हार इस मर्तबा किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय दोनों दुल्हनों को हीरे के हार तोहफे में दिए जाएंगे। ये बातें सुनकर दोनों भाव जल भुनकर कोयला हो गईं। ये सब छोटे शहजादे की वजह से हुआ था। उन्होंने देवर को खूब दाने दिए। बड़ी भाभी बोली, अब यह लेकर आएंगे अनार। बादशाहजादी जो बेब होगी तब हम देखेंगे। वह क्या करती है? शहजादे खाबर ने पूछा। यह अनार बादशाहजादी कौन है? मंजली भाभी बोली, हमें क्या पता सुना है। बड़ी हसीना महज बीना है, उस जैसी तो कोई पैदा ही नहीं हुई। शहजादे ने पूछा, वह कहाँ रहती है? बड़ी भाभी जली भुनी बैठी थी, बोली,
हमें क्या मालूम, ऐसे ही बेब की चाहत है तो खुद ही तलाश कर लो। अब तो शहजादे पर जिद सवार हो गई। शादी करूंगा तो अनार बादशाह आजादी से, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। मुंह औंधा करके पड़ गया। जब तक अनार बादशाह आजादी का पता नहीं मालूम होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सारे महल में हंगामा हो गया कि शहजादे ने जिद में आकर खाना पीना छोड़ दिया है, वह भी एक ऐसी जिद के लिए जिसका कोई वजूद ही नहीं है। बादशाह और मलका को खबर हुई तो दोनों परेशान हो गए। मालूम करवाया कि यह शोश छोड़ा किसने था, तो दोनों दुल्हनों का नाम आया। उनके शौहर ने उन्हें डांट पिलाई। सास ससुर अलग नाराज हुए। दोनों बात मुंह से निकालकर शर्मिंदा हो गई। बहुत बार देवर को समझाया कि भैया, ऐसी कोई शहजादी नहीं है, हमने यूं ही सुनी सुनाई बात आपसे कह दी थी। लेकिन शहजादा खाबर टस से मस नहीं हुआ। कोई बात हवा में नहीं होती, जब नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं होगी जरूर। अब तो जब तक अनार बादशाहजादी की तलाश करके ना ले आऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। खैर, माँ बाप के कहने सुनने से खाना तो खा लिया, लेकिन साथ ही यह कसम भी खाई कि जब तक अनार बादशाहजादी की खबर ना मिल जाएगी, मैं महल में वापस नहीं आऊंगा। माँ बाप ने प्यार से समझाया, भाइयों ने डांट डपट की, भाभियों ने माफी मांगी, लेकिन शहजादा खाबर न माना और महल से निकल गया। यार दोस्तों से इस बारे में पूछा, लोगों से सुन ली, लेकिन कहीं अनार बाद शहजादी का नाम सुनने को नहीं मिला। लेकिन शहजादे को धुन सवार थी, वह कहीं ना रोकता था। एक दिन चलते चलते जंगल में शाम हो गई। दूर दूर बस्ती के आसार नहीं थे। नाचार कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां रात गुजार सके। चलते चलते घने जंगल में दाखिल हो गया। चारों तरफ तरह तरह के जानवरों के बोलने की आवाजें सुनकर दिल दहला जा रहा था। कहीं लकड़बग्गा कहकहा लगाता, कहीं शेर दहाड़ता, कहीं सांप सरसराता, कहीं उल्लू चीखते। शहजादा अल्लाह का नाम लेकर चला जा रहा था कि दूर दरख्तों के झुंड के दरमियान रोशनी नजर आई। शहजादे को उम्मीद की किरण दिखाई दी। आगे बढ़ा तो देखा कि एक झोपड़ी में एक फकीर साहब आंखें बंद के इबादत में मशरूफ है। एक शेर बब्बर उनकी खिदमत में सर झुकाए बैठा है। शहजादा झोपड़ी में दाखिल हुआ तो शेर उठकर बाहर चला गया और दरवाजे पर बैठ गया। शहजादा फकीर साहब की खिदमत में दस्त बस्ता बैठ गया। तमाम रात यूं ही गुजर गई। थका हारा शहजादा मिट्टी की दीवार से टेक लगाकर ना जाने कब सो गया। सुबह आंख खोली तो देखा शहजादा हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाहर निकला तो देखा पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। शहजादे ने भी वजू किया और फकीर साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। सलाम फेर कर फकीर साहब फिर तस्बीह पढ़ने में मशरूफ हो गए। शहजादा भी वहीं बैठा रहा। इतने में क्या देखता है कि वही रात वाला शेर मुंह में कुछ जंगली फल ले आया और फकीर साहब के सामने रख दिए। फिर पानी का डोल मुंह में दबाकर ले गया और झरने से ठंडा मीठा पानी भर कर लाया। फकीर साहब ने आंखें खोली और मुस्कुराकर शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, अब तुम भी कुछ खा पिया आओ। शेर ने सर झुकाया और झोपड़ी से बाहर चला गया। फिर फकीर साहब ने शहजादे से कहा, मियां आओ, बिस्मिल्लाह करो। शहजादे ने हुक्म की तामील की और उठकर उनके सामने आ बैठा। सेब के बराबर साइज के 4 फल थे। फकीर साहब ने 2 फल शहजादे को दिए और 2 खुद खाए। ऐसे शरी और खुश जायका फल शहजादे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। फल खाकर फकीर साहब ने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहजादे से पूछा, हाँ मियां, अब बताओ तुम क्यों दरबदर हो? महल और महल की आसाइशें छोड़कर क्यों भटक रहे हो? शहजादे ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर आप तो सब जानते हैं, आज तक जो भी ठान लिया है उसे पूरा किया है, अब की आप इज्जत रख लीजिए। फकीर साहब ने चंद मिनट को आंखें बंद की, फिर घबराकर आंखें खोल दी। मियां ये बचपना छोड़ो, बादशाह के बेटे हो, सख्तियों के आदी नहीं हो, जिद छोड़ो और हंसी खुशी वापस जाओ, तुम्हारे वालदैन तुम्हारे लिए परेशान है। शहजादे ने कहा, हुजूर बादशाह का बेटा हूं, जबान का पक्का जो मुंह से निकल गया वह निकल गया। अब तो अनार बादशाहजादी को लेकर ही महल में कदम रखूंगा, वरना आपकी तरह मैं जिंदगी गुजार दूंगा। फकीर साहब मुस्कुराए। बहुत जिद्दी हो जानते भी कि अनार बादशाहजादी कौन है और उसका यह नाम क्यों पड़ा है। शहजादे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ यह जानता हूं कि मैं उसे हासिल करके रहूंगा। फकीर साहब ने कहा,
सुनो अनार बादशाहजादी एक अजीमोशान बादशाह की निहायत हसीनो जमील बेटी थी। एक मर्तबा शहजादी अपनी सहेलियों के साथ महल के झरोके से सांप का तमाशा देख रही थी कि नादा सपेरे की नज़र शहजादी पर पड़ी और वह हजार जान से उस पर आशिक हो गया। सपेरा शहजादी के इश्क में इस कदर बदहवास हुआ कि अपनी औकात भूल गया और बादशाह के दरबार में शहजादी का हाथ मांगने पहुंच गया। बादशाह ने एक गरीब सपेरे के मुंह से इकलौती लाडली शहजादी के रिश्ते की बात सुनी तो गुस्से से बेकाबू हो गए और सख्त बेइज्जत करके सपेरे को दरबार से बाहर फेंक दिया। सपेरा जादूगर भी था। उसने बादशाह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। उसने शहजादी को जादू के जोर से चिड़िया बना दिया और उसके 3 हिस्से करके 3 अनारों में कैद कर दिया। एक में शहजादी का जिस्म, एक में उसकी अक्ल और एक में उसकी जान। तीनों अनार शहर लस्मात के बाद में एक पेड़ पर लटका दिए हैं। अव्वल तो उस पेड़ तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। अगर कोई पहुंच भी जाए तो तीनों अनार तोड़ लें और पीछे मुड़कर देखे बगैर वापस आए। किसी पानी के किनारे तीनों अनार एक साथ खोले जाएं ताकि तीनों चिड़ियां मिलकर एक जान हो जाएं। फिर उन्हें प्यास लगेगी। जैसे ही वह पानी पिएंगी वह जिंदा हो जाएगी, लेकिन अगर वह उस दिन पानी में गिर गई तो चिड़िया बन जाएगी और सिर्फ वही शख्स उसे दोबारा लड़की के रूप में ला सकता है जिसने उसे पहली बार लड़की बनाया था। अगर इस हादसे के बाद 15 दिन के अंदर वह दोबारा लड़की ना बन सके तो फिर 3 हिस्से होकर अनार में कैद हो जाएगी। फकीर साहब के मुंह से सारी तफसीर सुनकर शहजादा खाबर चकरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हुजूर, अब जो भी हो, नाकाम लौटना तो मेरी फितरत में नहीं है। मैं घर से कहकर आया हूं कि अनार बादशाहजादी को लेकर आऊंगा। अब अगर खाली हाथ तन्हा लौटा तो महल में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भावजे अलग ताना दे देकर नाक में दम कर देंगी। आप बस मुझे बांगे तिलसवा का पता बता दीजिए और कोई ऐसी चीज दे दीजिए जो मुसीबत में मेरी मदद करे। फकीर साहब ने शहजादे को अपने खादिम शेर का एक बाल दिया और कहा, इसे अपने पास संभाल कर रखो। जब कोई ऐसी मुसीबत सामने आए जिससे निकलना तुम्हें नामुमकिन दिखाई दे तो इस बाल को अपने सीधे हाथ की चुटकी में पकड़कर सर से बुलंद करना। मुसीबतें खुद ब खुद फतह होंगी और इसके बाद तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। लेकिन याद रखना, बागे तिलसवा में चाहे कुछ देखो कुछ सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के बन जाओगे। अब जाओ, मेरी इबादत में खलल मत डालो। इतना कहकर फकीर साहब ने फिर आंखें बंद कर लीं और शेर आकर उनकी खिदमत में बैठ गया। यह इशारा था कि अब शहजादा खाबर को रुखसत होना चाहिए। चुनांचे शहजादे ने फकीर साहब की कदम बोसी की शेर को सलाम किया और कुटिया से बाहर निकल आया। हल्की हल्की सुबह की धूप चारों जानिब से बाहर निकल आई। हल्की हल्की सुबह की धूप चारों तरफ फैली हुई थी। सब्जे की महक और परिंदों की चहक माहौल में घोली मिली थी। शहजादे ने झरने के ठंडे पानी से गुस्ल किया और पास के दरख्तों पर लगे कुछ फल तोड़कर अपने झोले में डाले। दिन भर के खाने पानी का इंतजाम किया और अल्लाह का नाम लेकर मशरिक की तरफ निकल खड़ा हुआ। दिन भर सफर करता और रात को किसी बस्ती या सहरा में आराम करके अपनी थकान उतारता 1 माह की मुसाफत के बाद एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। लंबे लंबे पेड़ ऊपर जाकर इस तरह मिल गए थे कि रोशनी की किरण नीचे नहीं आ सकती थी। शायद कभी किसी आदमजाद ने कदम रखने की हिम्मत भी ना की हो। कई दिन उसी अंधेरे जंगल में झाड़ियों को हटाता रास्ता बनाता बिलिखिर एक अजीमोशान के दरवाजे पर जा पहुंचा। इसके बाद क्या था? एक तिलिस्मी जाल था। जमूर के दरख्त, याकूत और नीलम के फूल, हीरे की कलियां, घास पर उसकी जगह मोतियों का फर्श बिछा हुआ, उबलता हुआ फव्वारा, रास्ते में सोने की जंजीरों का जाल बिछा हुआ। शहजादा देखते ही समझ गया कि यही बागे तिलसवा है। मंजिल सामने थी, लेकिन खतरों से भरी थी। शाम उतर आई थी। शहजादे ने तय किया कि वह अगली सुबह को ही बाग में कदम रखेगा। रात को वहां जाना मुनासिब ना होगा। रात तो यूं ही ऐसे में अपने साथ हजारों तरह के खौफ और वसव से लेकर आती है। एक अजीब बात यह थी कि इतने घने जंगल में शहजादे को एक भी जंगली जानवर नहीं मिला था। यह भी शायद जब जादूगर के शहर का असर हो। गरज शहजादे ने एक दरख्त के नीचे जमीन साफ की और चादर बिछाकर लेट गया। दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी था। नींद का दूर दूर पता नहीं था।
सारी रात करवट लेते गुजर गई। पत्ता भी खड़कता तो यूं लगता गोया कयामत आ गई हो। इसी कशमकश में सुबह हो गई। शहजादे के थैले में कुछ बासी फल पड़े थे जो जंगल में दाखिल होने से पहले एक बस्ती से खरीदे थे। वहीं खाकर पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर बाग में दाखिल हो गया। दरख्तों को हाथ लगाया तो चिंगारियां निकलने लगीं। उनसे बचकर आगे बढ़ा तो सोने की जंजीरें सुनहरे सांपों में बदल गईं। थोड़ी देर तक तो उनसे बचकर चला। आखिर वह जंजीरें पांव में इस तरह लिपट गई कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। आज़ादी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो फकीर साहब का दिया हुआ शेर का बाल निकाला और चुटकी में पकड़कर सर से बुलंद किया। सारी जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। कुछ और आगे बढ़ा तो तरह तरह की पुरजश आवाजों से बाग गूंजने लगा। शहजादा खाबर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ता रहा। कहीं जमीन पर बिखरे हुए मोतियों पर पांव पड़ जाता तो वह कीड़े मकोड़ों में बदल जाते और उसके पांव में चिमक जाते। बम मुश्किल उन सब से बचता बचाता बाघ के वस्त में पहुंचा। क्या देखता है कि एक बड़े से गोल हौज के बीच में एक अनार का दरख्त लगा है जिसमें 3 अनार लटक रहे थे, जो गुल्ले मुराद सामने था। शहजादे ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन हौज में चल रहा फव्वारा चिंगारियां में बदल गया और हौज का पानी आग के भड़कते हुए शोलों में बदल गया। शहजादा घबराकर पीछे हटा। नाचार शेर का बाल निकालकर सर से बुलंद किया। चिंगारियां पानी बन गईं और आग के शोले ठंडे पड़ गए। शहजादा खाबर आगे बढ़ा और बिस्मिल्लाह कहकर मुमलिकत तोड़नी शुरू की। मुमलिकत पर हाथ डालना था कि सारा बाग अदाह की फनकार की आवाजों से गूंजने लगा। दरख्तों की हर शाख सांपों के फनों में बदल गई। इसके हाथ ही पकड़ लो, बांध लो। जाने ना पाए कि आवाजें कान फाड़े दे रही थीं, लेकिन शहजादे ने कलमा पढ़ते हुए दिल को मजबूत किए हुए मुड़े बगैर 3 अनार तोड़ लिए और पलटकर वापस भागा। आवाजें पीछा करती रहीं, लेकिन शहजादा गूंगा बहरा बन गया और बाग के दरवाजे के बाहर पहुंचकर ही दम लिया। अचानक जंगल चिड़ियों की चहक से गूंजने लगा। शहजादे के हवास दुरुस्त हुए तो उसने 3 अनारों को संभाल कर अपने झोले में रखा और झोला कमर से बांधकर वापसी के लिए घोड़े को ऐड लगाई ताकि जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई और मुसीबत गले पड़ जाए। वापसी का सफर सीधा और आसान था। 1 माह के अंदर शहजादा अपनी मुमलिकत में दाखिल हो गया। अब उसे इत्मीनान था कि हर मुसीबत से बचकर निकल चुका है। अपना मुल्क फिर अपना मुल्क होता है। अब शहजादे को कोई खतरा नहीं था। उसने सोचा काफी लंबा अरसा गुजर चुका है, अनार देखने चाहिए। सामने ही एक झरना बह रहा था। उसके किनारे एक बड़ा सायेदार दरख्त था। शहजादे ने बिस्मिल्लाह करके 3 अनार खोल दिए। छोटी छोटी 3 सफेद चिड़ियां निकली और मिलकर एक निस्बत बड़ी चिड़िया बन गई। चिड़िया बोली, पानी। शहजादी ने फौरन हाथ के कटोरे में झील से पानी भरकर चिड़ियों को पेश किया। पानी पीना था कि चिड़िया एक निहायत ही हसीनो जमील लड़की में तब्दील हो गई। शहजादी ने कहा, शहजादे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे एक लंबी तकलीफ देह कैद से आजादी दिलाई। शहजादा तो ऐसा लासानी हुस्न देखकर जैसे बुत में बदल गया था। बड़ी देर तक तो रोबे हुस्न से मुंह से बात ही नहीं निकली। शहजादी ने उसका कंधा हिलाया। शहजादे कहाँ खो गए? मुझे फौरन महल में ले चलिए, मैं किसी और मुसीबत में ना पड़ जाऊं। शहजादा जैसे होश में आ गया। शहजादा, तुम वाकई बेहद हसीन हो। तुम्हें देखकर महसूस होता है कि मैंने 6 माह तुम्हारी तलाश में जो मुसीबतें झेली वह तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं ले जा सकता। महल यहां से बहुत दूर है और तुमने मुनासिब लिबास भी नहीं पहन रखा है। मैं अभी तुम्हारे लिए किसी सवारी का इंतजाम करता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरी भाभियों की तो तुम्हें देखकर बोलती ही बंद हो जाएगी। तुम थोड़ी देर इस पेड़ की शाख पर पत्तों में छुप कर बैठ जाओ। मैं अभी गया और अभी आया। शहजादे खाबर ने शहजादी को पेड़ पर चढ़ाने में मदद की और खुद किसी सवारी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। फूटी किस्मत उसी वक्त वहां एक कुम्हारन अपना घड़ा लेकर पानी भरने आई। उसने पानी में अनारबाज शहजादी का अक्स देखा तो धोखा खा गई। बड़े नाज से बोली, ओ मैं किस कदर खूबसूरत हूं, लोग यूं ही मुझे काली मोटी कहकर चढ़ते हैं। मेरा असली रूप तो किसी ने देखा ही नहीं है। असली रूप तो इस पानी में नजर आता है। भोली भाली शहजादी ऊपर से बोली,
बहन, यह तुम्हारा रूप नहीं, मेरी परछाई है। कुम्हारण ने ऊपर नजर की तो आंखें फटी रह गईं। तू कौन है? जिन है कि परी है, और यहां क्यों बैठी है? शहजादी ने कहा, नहीं बहन, मैं जिन या परी नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह आदमजाद हूं। मैं शहजादी हूं जिसे एक जादूगर ने कैद कर रखा था। शहजादे खाबर ने मुझे रिहाई द। अब शहजादे मेरे लिए सवारी का इंतजाम करने गए हैं ताकि मुझे महल में ले जाएं। कुम्हारण बोली, तो ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे आओ, 2 घड़ी बातें करेंगे। इतने में तुम्हारा शहजादा भी आ जाएगा। शहजादी पेड़ से नीचे उतर आई और मक्कार कुम्हारण ने धोखे से उसे पानी में धक्का दे दिया। पानी में गिरना था कि शहजादी फिर से चिड़िया बनकर उड़ गई और वह गद्दार कुम्हारण दरख्त पर चढ़कर उसी जगह बैठ गई जहां शहजादी बैठी हुई थी। इतने में शहजादा खावर सवारी लेकर आ गया और आवाज दी, शहजादी नीचे आ जाइए, सवारी आ गई है। कुम्हारण फट से नीचे कूद आई। शहजादा तो उसे देखकर हैरान रह गया। कहां वह नाजुक लड़की और कहां यह भैंसी जैसी लड़की। मोटे मोटे उदय रंग के होंठ पकड़े जैसी नाक, छोटी छोटी आड़ी तिरछी आंखें, भद्दे मोटे हाथ पांव। शहजादा चकरा कर रह गया। शहजादी कहाँ है और तुम कौन हो? उसने डपट कर पूछा। कुम्हारण ने फौरन आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर कहा, शहजादे, तुम इतनी जल्दी अपनी शहजादी को भूल गए। मैं ही तो वह शहजादी हूं जिसे तुमने जादूगर के कब्जे से रिहाई दिलाई थी। शहजादा उलझकर और बोला, यह तुम्हारी सूरत को क्या हुआ? कुम्हारण बोली, मैं क्या करूं, तुम्हारे शहर की हवा ही ऐसी है। हवा लगनी थी कि मेरा रंग रूप जल गया और बदन फूल गया। शहजादा बड़े चक्कर में फंस गया। करें तो क्या करें? सवारी लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना खादिम मिल गया था। उसने खादिम से कहलवाया, महल में जाकर कह देना कि मैं अनार बाद शहजादी को लेकर आ रहा हूं। वह सब मुंतजिर होंगे। इस मोटी भैंस को महल में ले जाए तो किस मुंह से लोग हंसी उड़ाएंगे और भावज तो निकलना बंद कर देंगी। आखिर शहजादे ने तय किया कि उसे बादशाह के महल में जाने के बजाय अपने शिकार महल में ले जाएगा और फिर सोचेगा क्या करना है। उसने ऐसा ही किया। शहजादी बनी कुम्हारण को शिकार महल में पहुंचाया और ताकीद की कि खबरदार किसी कनीज के सामने भी ना आए। कमरा बंद करके बैठे, वरना यह शादी नहीं होगी। कुम्हारण तो हर हाल में शहजादे की मलका बनना चाहती थी। उसने वादा किया कि किसी को अपनी झलक भी नहीं दिखाएगी। वहां से शहजादा अपने वालिद के महल पहुंचा। उसे इतने अरसे बाद देखकर माँ बाप के दिलों को ठंडक मिली। भाई भवजे खुश हो गई। भवजे अनार बाद शहजादी के देखने के इश्तियाक में मरी जा रही थीं। शहजादे को अकेले देखकर 50 सवाल कर डाले। शहजादी कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ छुपाकर आए हो? शहजादे ने बहाना किया, भाभी, दरअसल नारंगी बाद शहजादी एक जादूगर की कैद में थी। मैंने उस शहर को तोड़ा है। उस शहर को तोड़ने की शर्त यह है कि हमारी शहजादी किसी के सामने ना आए और ना ही शादी से पहले कोई उसे देखे। वह फिर से शहर में गिरफ्तार हो जाएगी। अब आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी अनार शहजादी को देख सके। भावजों के इश्तियाक पर ओस पड़ गई। बहरहाल महल में शहजादा खावर की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, लेकिन शहजादा खुद बड़ी कशमकश में फंसा हुआ था। करें तो क्या करें? अनार शहजादी के नाम पर उस काली मोटी औरत से शादी करने को वह किसी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन करें तो क्या करें? कैसे इस जंजाल से निकले? शहजादे की हिदायत के मुताबिक कुम्हारण अभी तक कनीज के भी सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ भावजों के जज्बा शौक का यह हाल था कि वह कुरेद कर हर एक से पूछती थी कि किसी ने अनार बादशाह आजादी की झलक देखी है कि नहीं। इसी तशना में शादी का दिन आ गया। शहर की शर्तों के मुताबिक निकाह शिकार महल में ही होगा और काजी साहब पर्दे के पीछे से दुल्हन से मंजूरी लेंगे, लेकिन से पहले कि दूल्हा वालों की तमाम रस्में शाही महल में होंगी। शहजादा बेचारा अपनी अक्ल के मुताबिक इस कोशिश में था कि कम से कम फिलहाल दुल्हन को कोई न देख सके। बात की बाद में देखी जाएगी। उस दिन बादशाह वालों के यहाँ मेहंदी की रस्म थी। महल मेहमानों से भरा था। बावर्ची खाने में तरह तरह के खाने पक रहे थे। भावजों ने शहजादे खावर की छोटी उंगली पर मेहंदी लगाई और भारी नेक वसूल किया। यह रस्म सालियों के साथ होती है, लेकिन खावर की तो कोई साली ही नहीं थी, इसीलिए भावजों ने अपने अरमान पूरे कर लिए। रस्म के बाद खावर बाहर अपने दोस्तों में आकर बैठा।
दस्तरखान लग चुका था। शहजादा खावर अहबाब के साथ खाने के लिए बैठा तो देखा कि दस्तरखान पर कबाब नहीं है। उसने फौरन खादिम को कबाब के लिए दौड़ाया। उधर बावर्ची खाने में अजब ही माजरा था। एक छोटी सी चिड़िया आकर रोशनदान में बैठ गई थी। उसने बावर्ची से पूछा, बावर्ची जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बावर्ची ने हैरानी से बोलती चिड़िया को देखा और बोला, मालूम है, आज शहजादा खावर की मेहंदी की रस्म है। दावत के लिए कबाब बना रहा हूं। चिड़िया बोली, बावर्ची जी, आप थक गए होंगे, सोने का वक्त है, सो जाइए। बावर्ची कबाब तवे पर रख रहा था, वैसे ही सो गया। इतने में नौकर कबाब लेने आया। चिल्लाकर बोला, वहां शहजादे कबाब का इंतजार कर रहे हैं और यहां यह बावर्ची सो रहा है। चिड़िया बोली, तुम भी थके हो भाई, तुम भी सो जाओ। वह नौकर भी सो गया। कबाब को देर हो रही थी। शहजादे ने एक के बाद एक कई खादिम को भेजा, लेकिन चिड़िया ने सबको सुला दिया। आखिर शहजादा गुस्से में लाल पीला होता हुआ खुद बावर्ची खाने में आया तो क्या देखता है कि तवे पर कबाब झलकर कोयला हो गए हैं। बावर्ची और बाकी सभी खादिम पड़े सो रहे हैं। इससे पहले कि शहजादा कुछ बोलता, शहजादा तो चिड़िया को देखकर निहाल हो गया। फौरन कटोरा भरकर पानी चिड़िया के सामने रखा। पानी पीते ही चिड़िया अनार शहजादी में बदल गई। शहजादे की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पूछा, शहजादी, तुम कहाँ चली गई थी? क्या हादसा पेश आया? परेशानियों ने मेरी तो जान ही निकाल दी थी। शहजादी ने कहा, शहजादे, वक्त नहीं है। इससे पहले कि कोई और आ जाए, मुझे फौरन शिकार महल में ले चलिए। वहां जो बैठी है वह दरअसल कुम्हारण है, जिसने धोखे से मुझे पानी में धक्का दे दिया था। शहजादा पिछले दरवाजे से शहजादी को लेकर निकला और घोड़े पर बिठाकर शिकार महल ले आया। वह कुम्हारण रानी बनने के ख्वाब सजाए बैठी थी। शहजादे ने कहा, जी चाहता है कि इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा नहीं करना चाहता। अनार शहजादी बोली, शहजादे से फिलहाल महल के तहखाने में डाल दीजिए, इसका फैसला बाद में करेंगे। फिलहाल आप महल में वापस जाइए, लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे और वहां सोने वालों पर थोड़ा पानी छिड़क दीजिएगा, वह जाग जाएंगे। शहजादी ने ऐसा ही किया। कुमारन की छोटी पकड़कर उसे तहखाने में डाल दिया और खुद वापस महल में आ गया। शहजादा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब तक वह उदास मन से ढारस बांधे रस्मों में शरीक हो रहा था, लेकिन अब पूरे दिल की खुशी के साथ हर रस्म में शामिल हुआ। अगले दिन शादी थी। धूमधाम से शादी हुई। निकाह शिकार महल में हुआ। किसी ने भी दुल्हन की सूरत नहीं देखी, हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक मर्तबा शहजादा जो झूठ बोल चुका था, उसे निभाना भी तो था। महल में सबको 1 माह पूरा होने का इंतजार था, जब अनार बादशाहजादी के मुंह दिखाई की रस्म अदा की जाएगी। भावजे मारे इश्तियाक और थोड़े से हसद के मरी जा रही थीं। उन्होंने बादशाह और मलका से कहा कि हम लोग दुल्हन को अभी देख नहीं सकते, लेकिन उसके सुघपन और सलीके का इम्तिहान तो ले ही सकते हैं। आप खाना पकाने में कशीदाकारी और सिलाई के मुकाबले करवाइए। आपकी तीनों बहुएं इसमें हिस्सा लें, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आपकी नई दुल्हन कितने पानी में है। बादशाह और मलका को तो यूं भी तकरीबें बर्पा करने का शौक था। अगले दिन बादशाह ने मलका से कहा, आप खाना पकाने का मुकाबला करवाइए और तीनों बहुएं मिठाई बनाकर हमारे हुजूर में पेश करें। हम फैसला करेंगे कि सबसे अच्छी मिठाई किसने बनाई है। बादशाह को मीठे का बहुत शौक था। चुनांचे तीनों बहुओं के पास बादशाह का पैगाम पहुंचाया गया। अब बड़ी दोनों भावज को बेचैनी होने लगी कि मालूम करवाए छोटी दुल्हन क्या बना रही है, हम भी वैसे ही मिठाई बनाएंगे। उन्होंने कनीज से कहा, मालूम करके कि आओ अनार शहजादी क्या बना रही है। इधर अनार बादशाहजादी कनीज के सामने भी बड़ा घूंघट निकाली रहती थी। कनीज ने कुसुइयां लेने की कोशिश की। दुल्हन बेगम, आप कौन सी मिठाई बनाएंगी? शहजादी ने कहा, मैं तो करेले की बनाऊंगी, हमारे यहां तो वहीं खाई जाती है। कनीज ने आकर दोनों बड़ी भावजों को खबर दे दी। हसद की मारी दोनों भावजें बोली, हम भी करेले की मिठाई बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे कि छोटी दुल्हन मुकाबला हार जाएंगी। दोनों अपनी अपनी कनीज के साथ करेलों पर टूट पड़ी। ढेरों मेवे जाफरान के डाल दिए, लेकिन करेला तो करेला ही रहा, करवाहट कहां जाती। दूसरी तरफ अनार शहजादी ने बादाम की बेहद खुश जायका और खूबसूरत मिठाई तैयार की।
मिठाई को मोर की शक्ल में ढाला, खाने के रंगों और सोने चांदी की वकों से सजाया और बादशाह की खिदमत में पेश करवा दिया। बादशाह और मलका तो मिठाई की शक्ल देखकर ही खुश हो गए, जबकि बड़ी बहुओं ने करेले की कड़वाहट दूर करने के चक्कर में इतना भूना और इतनी लौज और मेवे डाली कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई। जब छकने की नौबत आई तो उन दोनों के बनाए हुए करेले के कड़वे हलवे के मुकाबले में छोटी दुल्हन की मिठाई लाजवाब थी। बादशाह और मलका दोनों ने छोटी दुल्हन को इनाम भिजवाए। दोनों बड़ी बहू और जल गई। कितनी चालाक है, हमें धोखे में रखा और खुद इनाम जीत लिया। उसके बाद कशीदाकारी का मुकाबला था। मलका ने एक एक रुमाल तीनों बहुओं को भिजवा दिया कि इसे बेहतरीन तरीके पर कारकर बादशाह की खिदमत में पेश किया जाए। दोनों बड़ी भावजों के सर पर फिर हसद का भूत सवार हुआ। फिर कनीज को भेजा, मालूम करो छोटी दुल्हन किस तरह कशीदाकारी करेंगी। कनीज फिर सुनगुन लेने पहुंच गई। दुल्हन बेगम, आप कैसी कशीदाकारी करेंगी? अनारबाद शहजादी बोली, हमारे यहां तो कांटों से कढ़ाई करने का रिवाज है। हम लोग सुई का इस्तेमाल नहीं करते, कांटों में सुराख करके उससे कशीदाकारी करते हैं। कनीज ने जाकर फौरन दोनों भावजों को इत्तला पहुंचा दी। वह दोनों भी अपने अपने महल में कांटों से कढ़ाई की तैयारियां करने लगीं। उनका ख्याल था यह कोई खास किस्म की कशीदाकारी होगी। छोटी अब के इनाम ना जीत पाएगी। इधर अनार शहजादी ने सुई धागे से निहायत नफीस गुल बूटे बनाए और उन्होंने मलका और बादशाह का नाम भी गुलाब के फूलों से सजाकर लिख दिया। उधर बड़ी बहुओं ने कांटों से छेद छेद कर रेशम के रुमाल का नाश कर दिया। बादशाह और मलका के सामने तीनों रुमाल पेश हुए। जाहिर है छोटी दुल्हन का रुमाल यह भी बाजी ले गया। मलका को हैरत हुई कि उनकी बड़ी बहुएं भी काफी सुघ थीं। फिर अब क्या हो गया? उन्हें क्या पता था कि हिरस हवस ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही थी। छोटी दुल्हन की चालाकी और अपनी बेवकूफी पर बकझक कर बैठी रही। बरसात का मौसम था। महल में सावन का मेला होने वाला था। उधर शहजादा खाबर की शादी को भी महीना पूरा होने वाला था। मलका ने कहलवाया कि जश्न के दिन छोटी दुल्हन की मुंह दिखाई की जाएगी, लेकिन पहले सिलाई का मुकाबला होगा। तीनों बहुएं अपने डिजाइन किए और सिले हुए लिबास पहनकर जश्न में आएंगी। यह आखिरी मुकाबला होगा, जिसके बाद नायाब मोतियों का हार किसी एक बहू को इनाम में दिया जाएगा। तीनों शहजादियों के महल में गोया बूटे खिल गए थे। बेहतरीन कपड़े और बेहतरीन कारीगरी का मुजाहरा करने के लिए तीनों तैयारी में लगी हुई थीं। दोनों बड़ी भावें जलन और हसद की आग में बिल्कुल अंधी हो गई थी। उन्होंने कनीज को देखने भेजो कि देखो छोटी दुल्हन क्या कर रही है। कनीज जब छोटी दुल्हन के पास गई तो छोटी दुल्हन कनीज को राजदारी से बताया, किसी से कहना मत, मैं तो एक अनोखा लिबास तैयार कर रही हूं। हमारे यहां तकरीब के मौके पर कागज का लिबास पहनाया जाता है। मैं तो रंग बिरंगे कागजों का बड़ा खूबसूरत लिबास तैयार करूंगी। बड़ी भावजों को इत्तला दे दी। दोनों हिस्स और मुकाबले के जज्बे में इस तरह अंधी हो रही थी कि अकल उठाकर गोया ताक पर रख दी थी और रंग बिरंगे हरे, लाल, नीले, पीले कागजों की कतरन को जोड़कर लिबास की तैयारी में जुट गई। उधर छोटी दुल्हन ने मौसम के लिहाज से सुर्ख और सब रेश और झरे वक्त को मिलाकर निहायत ही हसीन लिबास तैयार किया और लेसबेले टांग कर उन पर कारचोबी का काम किया। उसका लिबास बहुत ही खूबसूरत था। जश्न के दिन महल के बाग में सजावट की गई थी। फूलों से गोंधे हुए झूले लगाए गए थे। बादशाह और मलका के लिए भी फूलों से सजा तख्त बिछा हुआ था। बादशाह और मलका के आने के बाद बहुएं आना शुरू हुईं। पहले बड़ी दुल्हन कागज का बना रंग बिरंगा लिबास पहनकर पालकी से उतरी। फिर मंझली दुल्हन भी कागज का खड़खड़ाता हुआ लिबास पहने आई। सबसे आखिर में अनार बादशाहजादी अपने हसीन और नफीस लिबास में पालकी से उतरी। उसके हुस्न के सामने चांद सूरज भी फीके पड़ रहे थे। मलका और बादशाह ने पहली मर्तबा अपनी छोटी बहू को देखा था। दोनों निहाल हो गए। मलका ने बढ़कर गले से लगा लिया और बादशाह ने नायाब मोतियों का हार छोटी दुल्हन के गले में डाल दिया। वह अनार शहजादी के हुस्न के साथ सलीके के भी कायल हो गए थे। दोनों बड़ी बहुएं दिल ही दिल में कुढ़ रही थीं कि वह क्यों अपनी कनीज की बातों में आ गई। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। उन दोनों के कागजी लिबास उनके जिस्मों से चिपक कर फटने लगे।
दोनों फौरन अपने महलों को भागी और कायदे का लिबास पहनकर वापस आई। अनार शहजादी ने बड़ी भाभियों को अदब से सलाम किया और कहा, आप दोनों मेरी बड़ी हैं, मैं हमेशा आपका एहतराम करूंगी। आपको मुझसे हर्ष करने की क्या जरूरत थी? आप तो खुद ही सूरत और सीरत में यथा हैं और मुझसे बेहतर हैं। याद रखिए, हर्ष और हवस हमेशा इंसान को शर्मिंदा करती है। इस हार पर हम तीनों का बराबर का हक है। अनार शहजादी ने शहजादे खाबड़ से कहकर उस हार को तुड़वाकर हीरो और याकूत मिलवाकर एक जैसे 3 हार बनवाए और अपनी दोनों बड़ी भाभियों को एक एक हार पेश कर दिया। उन दोनों के दिल से तमाम बोगस और कीना धुल गया और सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से का कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पारी वॉइस को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।